वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हब ट्रेडर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, राइट। चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट जो हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट हम फॉर्मेट को समझेंगे। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद देन हम डायरेक्ट सोल्यूशन की ओर आएंगे, राइट। सो फर्स्ट हम फॉर्मेट यहाँ पे राइट कर लिए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को एंट्री किया जाता है उसे हमें याद रखना होगा। अगर आप इन तरह के ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रखेंगे, जो फॉर्मेट अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, तो इस फॉर्मेट को आपको याद रखना होगा। अदरवाइज नहीं तो आपको एक फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ पे एंट्री किए जाएंगे इसे आइडेंटिफाई करने में आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये हमारा फाइनल अकाउंट है विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं किए हैं, फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद देन हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की ओर आएंगे। ठीक है, सो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट फॉर्मेट देखेंगे, देन फॉर्मेट देखेंगे पीएल अकाउंट का, देन लास्ट होगा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, सो यहाँ पे हम बॉक्स बना लिए हैं। बेसिकली टू साइड बॉक्स होता है, एक डेबिट साइड होता है, देन दूसरा हो गया क्रेडिट साइड होता है। बट हमारे डेबिट साइड के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बोर्ड इनसफिशिएंट है, तो इसलिए हम क्या किए हैं और एक बॉक्स यहाँ पे साइड पे क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, देन हमारे क्रेडिट साइड के जो यहाँ पे लिखा है ऊपर क्रेडिट साइड में जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक ही बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, और ये हमारा डेबिट साइड है। ओके, सो जितने भी 2 2 2 करके लिखे हैं डेबिट साइड में है, और जितने बाय फिगर में लिखा गया है वो क्रेडिट साइड में है। ठीक है, अब 2 क्यों लिखा जाता है? 2 का मतलब होता है उस एक्सपेंसेस को हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए 2 में लगता है, उन ट्रांजेक्शन्स के बिफोर 2 लगता है। बाय का मतलब हो गया कुछ भी आप इनकम अगर करते हैं तो किसी के थ्रू इनकम करते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें इनकम कर रहे हैं, राइट। तो आप कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो एक इनकम जनरेट हो रहा है, तो किसी का ना किसी के थ्रू, तो इसलिए वहाँ पे क्या लिखा आता है, बाय। तो इसलिए हमारा जो क्रेडिट साइड होता है, इनकम साइड जो होता है वो बाय में लिखा जाता है, और जो डेबिट साइड होता है वो हमारा 2 में लिखा जाता है। अब फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का पहला ट्रांजेक्शन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर जो स्टार साइन हम दिए हैं, स्टार साइन का मतलब होता है जो भी अमाउंट वहाँ पर दिया गया रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, आप उस अमाउंट को वहाँ पे एंट्री करवाएंगे। सो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दे दिया गया है ना, पहला ट्रांजैक्शन में ओपनिंग स्टॉक जाएगा। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक का एंट्री नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक का एंट्री होगा। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, मान लीजिए कि आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग पीरियड में चल रहा है, लास्ट 7 ईयर्स से या फिर 5 ईयर्स से आपका बिजनेस चल रहा है, तो इस साल आप जो है आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और इसका क्लोजिंग पीरियड 31 मार्च में होता है। तो 31 मार्च में सारे अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करे जाते हैं, तो और वहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ... यहाँ पे जो भी पीरियड रहेगा 2025, 2024, 2023 आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर के आपके सपोज अकाउंट में वहाँ पर जो अकाउंट प्रिपेयर किए थे, तो वहाँ पे मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट्स आपके बिके नहीं। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाते हैं साल के एंडिंग में, तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए फिर क्या बन जाते हैं, नो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड आया, आप कुछ परचेस कर रहे हैं तो परचेस का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ध्यान रहे इनमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जुड़े हैं, यानी आपके प्रोडक्शन मटेरियल में जो भी खर्च होंगे वो सारे के सारे ट्रेडिंग्स में जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ऑफिस मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह पीएल अकाउंट में एंट्री किया जाएगा, बट आपके जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके सारे की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं, परचेस रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, देन लेस रिटर्न आउटवर्ड। मान लीजिए कि आप जो रॉ मटेरियल खरीदे थे उनमें से कुछ रॉ मटेरियल जो है डिफेक्टिव है, ठीक है,
तो आप उसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बाहर की ओर चले जाना, यानी जो हम खरीद के लाए थे रिटर्न इनवर्ड, परचेस इनवर्ड था वो, अब हम उसे माइनस कर रहे हैं, यानी उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कंपनी को वापस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड जो है परचेस से माइनस हो जाएगा, परचेस का अमाउंट एक यहाँ पे लिखा जाएगा और रिटर्न आउटवर्ड एक लिखा जाएगा। देन इनके जो बैलेंस होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद डायरेक्ट एंट्री होगा, ठीक है। यानी आपका नेट परचेस कितना हो गया। नेक्स्ट बीट में आता है टू कैरेज। अगर कैरेज है, कैरेज जैसे कि हम जानते हैं है ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के समय जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं उसे हम कैरेज कहते हैं। तो कैरेज का एंट्री होगा। कैरेज का मीनिंग जो है, कार्टेज का भी मीनिंग वही है, ठीक है। अगर कैरेज वर्ड कार्टेज वर्ड, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेज कार्टेज इनका एंट्री कहाँ किया जाए, इसलिए यहाँ पर क्लियरली सारे ट्रांजैक्शन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस को हमने मेंशन कर चुके हैं। सो कैरेज अगर लिखा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कार्टेज वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया परचेस जो करके हम फैक्ट्री को लेके आते हैं, तो उस दौरान जो है चार्जेस आपके लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो कॉस्ट आपका इनवर्ड है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज भी लिखा रहेगा तो भी एंट्री होगा, कैरेज इनवर्ड लिखा रहेगा तो भी एंट्री होगा, या फिर कार्टेज लिखा रहेगा तो भी एंट्री होगा, या फिर ऐसा भी लिखा होगा कैरेज ऑन परचेस, परचेस के ऊपर हम कैरेज दिए यानी ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए। देन आता है टू वेजेस। अगर वेजेस लिखा है तो वेजेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल एंट्री किया जाता है, या नहीं तो वेजेस के बदले ऐसे भी वर्ड लिखे होंगे प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है ना। वेजेस जो होता है प्रोडक्टिव वेजेस भी वही होता है, यानी आपके प्रोडक्शन के ऊपर में जो आपको है ना लेबर चार्जेस लगते हैं, उन लेबर चार्जेस को हम प्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं। देन फिर आया वेजेस एंड सैलरीज। ध्यान रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएल अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस एंड सैलरीज अगर लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। यही वेजेस एंड सैलरीज को हम रिवर्स कर देते हैं, सैलरीज एंड वेजेस लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, यहाँ पे पहले सैलरी लिखे हैं फिर उसके बाद वेजेस लिखे हैं, सैलरी एंड वेजेस, तो उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, ठीक है। सो ये रहा डिफरेंसेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, आपका मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वेजेस लग रहा है, लेबर चार्जेस, सेम सब लेबर चार्जेस हैं बट उनके डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग किए गए हैं, ठीक है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए फॉर्मेट में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को मेंशन किए। डायरेक्ट वेजेस, आप जान जाएंगे डायरेक्ट वेजेस का मतलब हो गया ये वेजेस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फैक्ट्री वेजेस, आपके फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं ये भी वही प्रोडक्शन वेजेस है, ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट बीट में लिखा है कोल गैस एंड वाटर। मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में फ्यूल के जगह किसका इस्तेमाल होता है, कोल का इस्तेमाल यानी कोयले का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे गैस का इस्तेमाल होता है या फिर वाटर का इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सारे उनके कॉस्ट जो हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री में कई बार क्या होता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री में क्या कर लेते हैं, कंपनी अपने फैक्ट्री के ऊपर एक इंश्योरेंस कर लेता है। इन फ्यूचर अगर फैक्ट्री में आग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर कर हम अमाउंट को रिसीव कर पाएंगे, या फिर हम उस फैक्ट्री के जो डिस्ट्रॉय हो गए जो मटेरियल्स उसका रिकवरी कर पाएंगे, ठीक है। देन आया मोटिव पावर। मोटिव पावर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना। जो पावर चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसे ही हम कहते हैं मोटिव पावर। तो ये मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ये हमारा खर्च कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन हाउस में जो बड़े बड़े मशीनरीज हैं उन्हें वर्क कराने के लिए, उन्हें स्टार्ट कराने के लिए, रन कराने के लिए उनमें जो करेंट का खर्च होता है, ठीक है, उसे हम मोटिव पावर कहते हैं। और ये प्रोडक्शन से भी जुड़ा हुआ है मोटिव पावर। टू ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय का मतलब हो गया लोकल टैक्सेस।
जब आप रॉ मटेरियल परचेस करके लाते हैं फैक्ट्रीज को, तो उन रॉ मटेरियल्स में आपको छोटे छोटे टैक्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसे लोकल टैक्स कहते हैं ऑक्ट्रॉय को। तो उनका एंट्री यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रॉ मटेरियल के ऊपर दिए गए हैं ये टैक्सेस, ठीक है। नॉर्मली आप आज के डेट में अगर एक टॉफ़ी भी खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप उस टॉफ़ी के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा 1 रुपीज़, देन ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी आप जो 1 रुपये पे कर रहे हैं उसमें टैक्स भी ऐड है, ठीक है। मान लीजिए कि चॉकलेट का कॉस्ट हो गया 70 पैसे, देन 30 पैसे आप उसमें टैक्स ऐड हो रहा है, ठीक है। सो ऑक्ट्रॉय लोकल टैक्स है, परचेस के ऊपर जा रहा है, रॉ मटेरियल के ऊपर सीधा सीधी हमारे प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। टू इम्पोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, मान लीजिए कि आपका रॉ मटेरियल आप लोकल मार्केट से नहीं खरीदे हैं, फॉरेन कंट्रीज से ले रहे हैं या फिर अदर स्टेट से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर कंट्रीज हो या फिर अदर स्टेट से अगर आपका रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो इसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, वहाँ पे एक चार्जेस लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका एंट्री हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा ये। सिमिलरली इंपोर्ट ड्यूटी और इसे एंड क्लियरिंग चार्जेस भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी रास्ते में आपको कोई रोकेगा नहीं, मान लीजिए कि ट्रक भर के आपका रॉ मटेरियल आ रहा है आपके प्रोडक्शन हाउस को, तो रास्ते में पुलिस चेकिंग करता है, तो चेकिंग के दौरान में इस क्लियरिंग चार्जेस पेपर को दिखाते हैं कि हमने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है क्लियर है, ये आगे जा सकता है। देन आ गया टू स्टोर कंज्यूम्ड और कंज्यूमेबल स्टोर। स्टोर कंज्यूम्ड का मतलब हो गया जो हमारा स्टोर हाउस होता है उसमें रॉ मटेरियल्स कुछ रहते हैं, उनसे अगर जब रॉ मटेरियल्स आपने बाहर लेकर है ना प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कॉस्ट भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, चाहे वो स्टोर कंज्यूम्ड हो या फिर उसे पलट कर ऐसा लिखा गया होगा कंज्यूमेबल स्टोर, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। देन आता है डॉक चार्जेस। कई बार क्या होता है, रॉ मटेरियल हम शिपिंग करके लेके आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं रॉ मटेरियल, देन वो ह्यूज क्वांटिटी में है, तो ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो शिप में आएगा, बड़े बड़े शिप में, कंटेनर में आएगा, तो वहाँ पर क्या है, शिप का चार्जेस आपको देना पड़ता है आपके रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस डॉक चार्जेस का मतलब हो गया शिप का चार्जेस, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, आपके रॉ मटेरियल्स के ऊपर खर्च किए गए, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है पैकेजिंग चार्जेस। नॉर्मली पैकेजिंग चार्जेस जो होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका एंट्री किया जाता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट में कब इनका एंट्री किया जाएगा, जब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के फॉर्म में रहेंगे। अब पूछेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हैं। मान लीजिए कि ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट लॉन्च किया मार्केट में, ठीक है। नॉर्मली ब्रिटानिया बिस्किट्स देखेंगे तो बिस्किट के लिए ऊपर एक रेड कलर का पैकेट होता है, थिन अराउंड, मान लीजिए कि, तो अगर उस थिन अराउंड को हम है ना रैप खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर बिस्किट्स रहते हैं। तो उस बिस्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नॉर्मल प्रिलिमिनरी जो पैकेजिंग होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पैकेजिंग होता है, वो पैकेजिंग में जो भी खर्च आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और वो प्रोडक्शन से जुड़े रहते हैं, उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किया जाता है। अब इसे पीएल अकाउंट में कैसे एंट्री किया जाएगा। मान लीजिए कि सेम बिस्किट आप ह्यूज क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं किसी कंपनी से, ब्रिटानिया कंपनी ही मान लीजिए, वहाँ से परचेस कर रहे हैं और वो बड़े से है ना पैकेट में या फिर बड़े से कंटेनर में आ रहा है, ठीक है। सो बड़ा सा जो पैकेट है, कंटेनर है, वो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है। जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है वो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के जितने ऐड होंगे देन वो जो होंगे आपके है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनका एंट्री किया जाएगा, ठीक है। ओके, देन वो कॉस्ट हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। टू ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑन परचेस, ठीक है। परचेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट के दौरान इंश्योरेंस किया जाता है। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि ट्रक भरकर रॉ मटेरियल आ रहा था बट उसमें आग लग गई, ठीक है। तो यानी ट्रांसपोर्ट के दौरान ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा है बाय फायर, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं बड़े बड़े कंपनीज, ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी इंश्योरेंस कर लेते हैं। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कंपनी से क्लेम करके रिसीव कर पाएंगे, रिकवरी कर पाएंगे उस अमाउंट को। ओके, तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर हो रहा है तो इसलिए ये ट्रेडिंग में जाएगा।
टू कमीशन ऑन परचेस, समटाइम्स हमको परचेस कमीशन के ऊपर करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल्स लोकल मार्केट से ले रहे थे, एक मिडिल मैन आ गया बीच में, बोला कि आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको यही रॉ मटेरियल्स मैं सस्ते में दिला सकता हूँ, बट इसके बदले मुझे आपसे कमीशन लेना होगा। तो आप सब कुछ राज़ी हो गए, रेडी हो गए, बोले कि हाँ हमको लेना है, ठीक है। तो आप उसी रॉ मटेरियल्स को मिडिल मैन के थ्रू से कम दाम में खरीद रहे हैं और बदले में क्या कर रहे हैं, एक कमीशन पे कर रहे हैं उस मिडिल मैन को, ठीक है। सो ये जो कमीशन मिडिल मैन को दिया जा रहा है, ये परचेस के ऊपर दिया जा रहा है, यानी रॉ मटेरियल के ऊपर, इसलिए इसका ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाएगा। रॉयल्टी ऑन परचेस, ठीक है ना। तो परचेस के ऊपर जो आपको रॉयल्टी मिलता है, रॉयल्टी होता है एक एक्स्ट्रा इनकम जो होता है ना, इसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ये परचेस से भी जुड़ा रहता है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किया जाता है। एक्साइज ड्यूटी, ये भी एक तरह का टैक्स है, गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज होता है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लगाता है, ठीक है। आप इनकम की लिमिट क्रॉस किया उसके ऊपर टैक्स, आप मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीद दीजिए उसके ऊपर टैक्स, जीएसटी। पहले तो टैक्सेस डिफरेंट टैक्सेस होते थे, उनमें वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सेल टैक्स होता था, बट अभी उससे सबको रिमूव कर दिया गया है और एक सिंगल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। फिर वो जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक सेंट्रल जीएसटी है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी है जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो है टैक्स, आप जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करें, हर स्टेजेस में आपको टैक्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे टैक्सेस हैं आप दे भी रहे हैं आपको पता भी नहीं है, आप 1 रुपए का टॉफी खरीद लिया आपको पता भी नहीं आप टैक्स दिए उसमें, ठीक है। ओके, टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में लाइटिंग किया गया है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर लाइट लगाना पड़ेगा, तो उसके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आएंगे वो भी प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किया जाएगा। फोरमैन सैलरी, फोरमैन कौन होता है? फोरमैन वही होता है जो कि आपके फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, यानी आपके फैक्ट्री को गाइड करता है, आपको फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड को आप सैलरी दे रहे हैं, इस बेसिस में दे रहे हैं कि वो आपके प्रोडक्शन हाउस को जग कर बैठा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस को वॉचिंग कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है इसका सैलरी, तो इसलिए फोरमैन का सैलरी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अदरवाइज अगर यही है ना फोरमैन आपके ऑफिस मेंटेनेंस के लिए होता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका एंट्री होता। वर्क्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर कई तरह के होते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्शन हाउस में अगर कोई मैनेजर है तो वो आपका प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उसको अगर कोई सैलरी देंगे तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। वहीं पे कुछ मैनेजर्स ऐसे रहते हैं जैसे कि सेल्स मैनेजर हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस जाएगा और उनका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो ये जो मैनेजर है आपके प्रोडक्शन फैक्ट्री का मैनेजर है, तो उसके सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किए जाएंगे। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ठीक है। देन हम क्रेडिट साइड की ओर आते हैं। क्रेडिट साइड में यहाँ लिखा है बाय सेल्स, आप सारा रॉ मटेरियल्स यूज करके आप फिनिश प्रोडक्ट रेडी कर लिया, आप फिनिश प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे और उस सेल से इनकम जनरेट होगा। सो हम यहाँ पे सेल कर लिए, सेल के नीचे लिखा है लेस रिटर्न इनवर्ड। आप सपोज ढेर सारे प्रोडक्ट सेल किए थे, देन उनमें कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव थे तो वो कंपनी को वापस आ गए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं लेस रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो उसे हम सेल से माइनस कर देंगे और नेट सेल वैल्यू जो है क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया साल के एंडिंग में आपके कुछ गुड्स रह गए जो कि बिक नहीं पाए, ठीक है। तो वो फैक्ट्री में क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएंगे, तो उनके अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाएगा और यही क्लोजिंग स्टॉक देन नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए फिर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। बाय ग्रॉस लॉस है ना कैरेट डाउन, अब यहाँ पे दिया गया है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ध्यान रहे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए क्योंकि इनमें और भी ढेर सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए गए हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हुआ तो डेबिट साइड में एंट्री होगा, अगर आपका ग्रॉस लॉस हो रहा है वो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। फाइनली दोनों साइड को हम बैलेंसिंग करके इस तरह का टैली कर लेंगे, ठीक है, राइट।
तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट पीएल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड पीरियड एंडिंग डॉट डॉट डॉट। जो पीरियड एंडिंग रहेगा उसे आप मेंशन कर लेंगे, ये पीएल अकाउंट है। देन पीएल अकाउंट के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इन ट्रांजेक्शन को हम डबल बॉक्स में लिखे हैं। देन क्रेडिट साइड को जो सेल्स आइटम है ये हमारा इनकम आइटम्स है, इन्हें हम सिंगल बॉक्स में लिखे हैं, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं डेबिट साइड फर्स्ट रीड करेंगे। 2 फिगर में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन एंट्री किया गया है। हम फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए थे, वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था या फिर ग्रॉस लॉस हो रहा था, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाएगा। ग्रॉस अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, हमें पता है लॉस और एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लॉस बैलेंस को हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो ग्रॉस लॉस जितना है हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आया होगा तो उस ग्रॉस लॉस को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। देन हम देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस को यहाँ पे हेडिंग किया गया है। फर्स्ट है ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का अंडर में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिखा है ऑफिस सैलरीज। अगर ऑफिस के किसी स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ सैलरीज एंड वेजेस, जैसे कि प्रीवियसली हम बोले थे कि वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। अगर पहले वेजेस बाद में सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा। फर्स्ट में अगर सैलरी है बाद में वेजेस लिखा है तो पीएल अकाउंट में एंट्री होगा। इनडायरेक्ट सैलरीज का मतलब जो कि आपके प्रोडक्शन से ये नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। टू इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस किए हैं किसके ऊपर, ना ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस के ऊपर इंश्योरेंस किए या खाली इंश्योरेंस लिखा होगा तो आप इसे पीएल अकाउंट में एंट्री करेंगे। देन रेंट है ना, आप ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, रेंट्स एंड टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो ये पीएल में जाएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग का मतलब होता है ऑफिस वर्क के लिए पेपर, स्टेपलर, इंक, पेन, पेपर, ये सब जो इस्तेमाल होते हैं उनमें जो कॉस्ट लगते हैं उनके एंट्री पीएल में होंगे। टू MISC का मतलब होता है मिजेलिनियस, मिजेलिनियस मतलब होता है छोटे मोटे एक्सपेंसेस। टू मिजेलिनियस अदर एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पर पीएल अकाउंट में एंट्री किया जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हेडिंग हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट दिया है टू एडवर्टाइजमेंट, अगर आप बिजनेस के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि आपके प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बिक पाएँ तो उसके एडवर्टाइजमेंट के जो कॉस्ट है वो पीएल में एंट्री किए जाएंगे। टू सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को हम समटाइम्स सैलरी कमीशन एक्स्ट्रा दिया करते हैं ताकि वो सेल्स को प्रमोट कर पाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाए। शोरूम का रेंट दे रहे हैं, शोरूम का लाइटिंग का कॉस्ट आ रहा है वो भी पीएल में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्समैन ट्रैवलिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है तो उसके एक्सपेंसेस भी पीएल में जाएंगे। मिजेलिनियस सेलिंग एक्सपेंसेस, छोटे छोटे सेलिंग एक्सपेंसेस वो भी यहाँ पे जाएंगे। देन थर्ड हेडिंग में हमारा लिखा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कैसे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, आप लोन बैंक से इशू किए थे तो बैंक आपको मंथली बेसिस आप बैंक को लोन इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा पीएल में एंट्री किया जाएगा, ठीक है। देन हो गया बैंक चार्जेस, बैंक अपने तरफ से एक चार्ज भी पे करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, एटीएम चार्जेस होता है आपका, बुक वैल्यू का चार्जेस होता है, तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं या फिर बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप किए हैं तो बैंक उसमें चार्जेस फिक्स करता है। तो इन तरह के चार्जेस हमारे पीएल अकाउंट में एंट्री होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में मान लीजिए 3-4 पार्टनर है तो सारे पार्टनर मिलकर इन्वेस्टमेंट किए हैं आपके कंपनी में, तो जो पार्टनर सब इन्वेस्टमेंट किए हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो उन पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक्सपेंसेस है तो ये भी हमारा पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, आप सेल्स के दौरान में
अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, मान लीजिए आपका सेल्स हायर बेसिस में नहीं हो रहा है, तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए समटाइम्स प्रोडक्ट के ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं। तो इन तरह का डिस्काउंट जो होता है एक्सपेंसेस है, वो भी पीएल में एंट्री किया जाएगा। टू कमीशन है पेड फॉर राइजिंग लोन। समटाइम्स लोन हमको बैंक से नहीं मिलता है, ठीक है, तो हमें मिडिल मैन का हेल्प लेना पड़ता है। तो मिडिल मैन आता है, बोलता है कि हम तुम्हें लोन करवा देंगे, बदले में हम कुछ कमीशन लेंगे। तो ये जो कमीशन हम लोन इशू करने के लिए हम मिडिल मैन को पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कमीशन पेड फॉर राइजिंग लोन। तो ये पीएल अकाउंट में एंट्री होगा। एंड फोर्थ हेडिंग में दिया गया है रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन। रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन क्या है ना, टू रिपेयर्स फर्नीचर। आपके एग्जिस्टिंग कंपनी में फर्नीचर कुछ खराब हो गए हैं, तो उनमें छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो आएंगे वो फर्नीचर में खर्च होंगे और वो पीएल में एंट्री होंगे। उसी तरह रिपेयर्स एंड टू मशीनरी, दोनों फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर और मशीनरी, तो इनके मेंटेनेंस कॉस्ट पीएल अकाउंट में एंट्री किए जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर आप डेप्रिसिएशन का मतलब एक स्मॉल अमाउंट आप नेट प्रॉफिट से निकाल कर एक बैंक अकाउंट में फिक्स कर देते हैं, ताकि आप एक्सपायरी पीरियड होने के बाद फिक्स्ड एसेट का आप उस जगह नए फिक्स्ड एसेट को फिर उसी पैसे से खरीद पाएँ। तो जो अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट से निकल कर जा रहा है वो लाइक एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्जेस भी लगेंगे और इनका एंट्री पीएल अकाउंट में होगा। देन आ गया हेडिंग हमारा दिया है, फिर फिफ्थ हेडिंग में दिया है लॉसेस एंड मिजलिनियस एक्सपेंसेस। अगर आपको छोटे मोटे लॉस हो रहे हैं या फिर छोटे खर्च हो रहे हैं, मिजलिनियस मतलब छोटे मोटे खर्च, जैसे कि आप चैरिटी कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं कहीं, ठीक है, ऑर्फेनेज को है ना, चैरिटी दे रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस भी यहाँ जाएंगे। टू डोनेशन, आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी डोनेशन लगभग एक सेम ही वर्ड है, ठीक है। किसी को गिफ्ट्स और प्रेजेंट दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए आप अपने स्टाफ को मंथली बेसिस या फिर एनुअल बेसिस में आप उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे रहे हैं, ताकि उन्हें अप्रिशिएट किया जा सके, उन्हें मोटिवेट किया जा सके, ताकि बिजनेस को ग्रोथ करा सके। तो उन बेसिस में अगर उन्हें गिफ्ट्स और प्रेजेंट देते हैं, उनके खर्च भी यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ओके। देन अब आते हैं हम क्रेडिट साइड को। क्रेडिट साइड में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसे वो यहाँ पे एंट्री किया जाएगा, अदरवाइज इसका एंट्री यहाँ पर नहीं है। बाय इंटरेस्ट रिसीव, मान लीजिए कि आप किसी को पैसे दिए हुए हैं, है ना, अमाउंट किसी को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए, अदर बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, आप किसी के लिए है ना कमीशन बेसिस में काम किए हैं, ठीक है, आपका बिजनेस कमीशन बेसिस में काम किया है किसी के लिए, किसी अदर बिजनेस के लिए, तो वहाँ से जो कमीशन आ रहा है वो इनकम साइड में एंट्री होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, आप रॉ मटेरियल परचेस किए हैं, उसमें आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, आप रेगुलर बेसिस में ह्यूज क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट ये जो है इनकम है, तो इसे इनकम साइड में यहाँ पर एंट्री किया गया है। बाय डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव क्या होता है, हम कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी, रिलायंस हो, टाटा हो, ठीक है, तो उनके जब शेयर खरीदते हैं, वो शेयर खरीदने के बाद साल के एंडिंग में क्या करता है, वो कंपनी हमको एक प्रॉफिट देता है, उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड है ये हमारा इनकम है बिजनेस के लिए, तो इनकम साइड में एंट्री किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, यानी आप किसी अदर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अपना बिजनेस भी चल रहा है, अदर किसी के बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से आपको कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसे हम अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कहेंगे, और उनका एंट्रीज भी यहाँ होगा क्योंकि एक इनकम है, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर, यानी आपके पैसे डूब गए थे, बैड डेब्ट्स, आपका डेप्टर पैसे लेके भाग गया था, फिर वो पैसे वापस आ गए, यानी वो डेप्टर आपको पैसे लौटा दिया, तो एक इनकम है, सो ये इनकम साइड क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डेली बेसिस में आपके न्यूज़पेपर खरीदे जा रहे हैं ऑफिस के लिए, अब वो साल के एंडिंग में बहुत सारे न्यूज़पेपर का स्टॉक हो चुका है, उस न्यूज़पेपर का आप क्या करेंगे, वो यूजलेस है,
आप उसे बेच दिए स्क्रैप वैल्यू में, तो वहाँ से कुछ इनकम आ गया, तो वो यहाँ क्रेडिट साइड में दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट आपका डैमेज हो चुका है प्रॉपर तरीके से, वो रन नहीं कर पाएगा, फिट नहीं है आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो वहाँ पर आप उस फिक्स्ड एसेट को सेल कर देते हैं और उससे जो प्रॉफिट आता है वो एक इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में सारे पार्टनर्स कैपिटल देते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसी पार्टनरशिप बिजनेस में मान लीजिए कि आपका एक पार्टनर का कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस आ गया है, जैसे कि उसकी डॉटर का मैरिज है या फिर उसके घर में किसी पेरेंट्स का मेडिकल है ना एक्सपेंसेस आ गया है, तो अब उसके पास बैलेंस नहीं है, वो आपके बिजनेस से ही विड्रॉ करेगा कुछ अमाउंट को, ठीक है, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। अब जो वो लोन लिया है अपने ही बिजनेस से, तो उस लोन का इंटरेस्ट जो है अपने ही बिजनेस को पे करेगा, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है अपने ही बिजनेस को आ रहा है, अपने ही पार्टनर से आ रहा है, तो ये भी एक इनकम है, तो इसे क्रेडिट साइड में एंट्री किया जाएगा। सॉन्ड्री रिसिप्ट, छोटे मोटे इनकम्स जो होते हैं वो सॉन्ड्री रिसिप्ट कहलाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी यहाँ पर होगा। अगर आपके दोनों तरफ के बैलेंस, ठीक है, आपके अगर सेल्स बैलेंस ज़्यादा होते हैं यानी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होते हैं और डेबिट बैलेंस कम होते हैं, तो आपका क्या होगा ना, नेट प्रॉफिट होगा। अगर आपका डेबिट बैलेंस यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है, इनकम्स कम हो गए हैं, देन आपका नेट लॉस होगा, ठीक है। तो इधर नेट प्रॉफिट और इधर नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो, दोनों ट्रांसफर किए जाएंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बट डिफरेंसेस ये है कि नेट प्रॉफिट जो होता है कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है, वहीं पे जो नेट लॉस होता है वो कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिए हैं, तो देखते हैं बैलेंस शीट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस का एंट्री किया जाएगा, राइट। सो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट ऑफ एमएस, यानी किसी भी कंपनी का नाम हो यहाँ पर, तो उसे यहाँ एमएस की जगह यहाँ पे लिखना है एज ऑन, किस साल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। 2025 में कर रहे हैं, 2024 में कर रहे हैं। सो जो क्लोजिंग पीरियड है बेसिकली यहाँ पे लिखा जाएगा 31 मार्च, देन ईयर लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, देन अब यहाँ पे फॉर्मेट में अगर हम देखते हैं तो एक साइड हमारा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड में ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें इन्हें सिंगल बॉक्स में रखे हैं, ठीक है। बाकी अगर एसेट साइड देखें तो एसेट्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, इसीलिए इन्हें डुअल बॉक्स में रखा गया, दो बॉक्स में इधर उधर रखा गया। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज क्या होता है। कैपिटल जैसे कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि आपका सपोज पार्टनरशिप बिजनेस है, नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स आपका इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो वो अमाउंट जो है आपके बिजनेस के लिए कैपिटल है। ये पार्टनरशिप में भी होता है, नॉन पार्टनरशिप बिजनेस में भी शेयर मार्केट से जो शेयर परचेस करते हैं कस्टमर और उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन कंपनीज के लिए भी वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे कैपिटल में क्या होगा, बैलेंस शीट में फर्स्ट आपको कैपिटल अमाउंट राइट कर लेना है जितना रहेगा बिजनेस का, देन ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था, हम पीएल अकाउंट में जो लिखे थे बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है इसलिए ऐड किया गया। अगर यहाँ लॉस होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, लेस नेट लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट रहेगा तो ऐड किया जाएगा, अगर लॉस रहेगा तो उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। देन फिर क्या आएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यानी जो पार्टनर्स को हम जो कैपिटल इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, उन्हें जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके कैपिटल के ऊपर, उसे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैपिटल के साथ। तो लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल कैपिटल हमारा हो गया नेट, यहाँ पर उसे हम लिखने के बाद इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के बाद फिर उसे हम क्या करेंगे, लेस ड्रॉइंग्स। कई बार बिजनेस से क्या होता है, आपके ही पार्टनर बिजनेस से लोन की तरह इशू करते हैं कुछ अमाउंट,
क्योंकि उनका पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस हो जाता है, जैसे कि उनका डॉटर मैरिज हो, मेडिकल इश्यूज हो, ठीक है, इनके लिए वो क्या करते हैं ना, अपने ही बिजनेस से लोन इशू करते हैं, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स जो जितना अमाउंट पार्टनर्स लिए रहेंगे उसे हम लेस कर देंगे कैपिटल से। सो नेट बैलेंस जो आएगा यह होगा हमारा नेट कैपिटल, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड हेडिंग में, देखते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज। कौन कौन से लाइबिलिटीज फिक्स्ड होते हैं? फिक्स्ड लाइबिलिटीज का मतलब हो गया जो लाइबिलिटीज नॉर्मली मोर देन 1 ईयर पीरियड तक कवर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म लोन लिए थे, एक लोन जिससे आप बैंक को पे कर दिए हैं 1 साल के अंदर ही, ठीक है, तो वो करंट लाइबिलिटी है। फिक्स्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक ह्यूज अमाउंट लोन लिए थे, अब उसे क्या कर रहे हैं, बैंक को है ना हर साल पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए आप लोन इशू किए हैं, ठीक है। सो 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, देन EMI सिस्टम है, देन ये जो लोन है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड लोन और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। सो इसलिए ब्रैकेट में हम लिखे हैं लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब आया रिजर्व्स, ये थर्ड हेडिंग है हमारा। रिजर्व्स में क्या होता है, जनरल रिजर्व। कुछ अमाउंट बिजनेस में क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट्स को सेपरेट एक डिपॉजिट में डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसमें डिपॉजिट किया जाता है। ये जनरल रिजर्व क्या करते हैं, नॉर्मली बिजनेस जब बहुत सारे लॉसेस को फेस करता है तो उन लॉसेस को का रिक्वायरमेंट जो होता है उसे मीट करने के लिए ये जनरल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। वन टाइप जनरल रिजर्व बिजनेस के लिए क्या है ना, स्टैंड बाय रहता है, ठीक है, यानी पीछे से उसे सपोर्ट करता है बिजनेस को। तो उसके एंट्रीज भी हमारे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर बोथ है, कैपिटल भी है और लाइबिलिटीज है। जो आप हाथ से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उनके भी यहाँ एंट्रीज जाएंगे, और लाइबिलिटीज यानी आपके जितने कर्ज हैं बिजनेस के ऊपर वो भी इनके एंट्रीज यहाँ पे होंगे। करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन से आते हैं? करंट लाइबिलिटीज में मान लीजिए सॉन्ड्री क्रेडिटर्स। द वर्ड सॉन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे आपके क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर का मतलब जिन्हें आप क्रेडिट में गुड सप्लाई किए हैं बट वो आपको अब तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो आपके क्रेडिटर बन गए, इन फ्यूचर वो आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी आई डिड ए मिस्टेक। सॉन्ड्री क्रेडिटर मीन्स आप फ्यूचर में उनको पैसे देंगे। मान लीजिए आप रॉ मटेरियल्स उधार ले लिए हैं, ठीक है, और उसके पेमेंट नहीं किए हैं, तो उसका पेमेंट इन फ्यूचर जो आप करेंगे पेमेंट, तो वो जो होगा हमारा सॉन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल जो है अपने आप में एक एग्रीमेंट की तरह है, ठीक है। हम रेगुलर बेसिस में मान लीजिए कि कहीं से रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर क्या करता है ना, ह्यूज क्वांटिटी में हमारा पीरियडिकली रॉ मटेरियल परचेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज हमारे पास अमाउंट नहीं है हमें पे करने के लिए, तो हम कंपनी से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 1 ईयर में आपका सारा अमाउंट जो है हम क्लियर कर देंगे, फिलहाल जो है आपको रॉ मटेरियल हमें क्रेडिट में देना होगा। तो उसके लिए जो एक एग्रीमेंट बनता है उन्हें हम कहते हैं बिल्स पेएबल, ठीक है। तो बिल्स पेएबल क्या हो गया, एक ऐसा एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के डेट जैसे ही हो जाएगा देन कंपनी अपना पेमेंट क्लियर कर देगा जहां से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया नॉर्मली बिजनेस में क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके क्रेडिट कार्ड होते हैं, बट आजकल क्रेडिट कार्ड काफ़ी कॉमन हो चुका है, बैंक सभी को दे रहा है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटीज़ क्या है, आप परचेस कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। देन बैंक आपको हेल्प करेगा परचेस के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कैश नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको कुछ शॉपिंग करना है, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड के हेल्प से। तो जो क्रेडिट कार्ड में जो पेमेंट आप करेंगे शॉपिंग के लिए, तो जो अमाउंट है बैंक की तरफ से पे किया जाएगा। तो बैंक की तरफ से जो अमाउंट पे किया गया तो उसे आपको लौटाना है, फिर बैंक में आप जब उस अमाउंट को लेकर डिपॉजिट करेंगे देन वो डेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली जो आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं बैंक के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस हो चुका है बट इसका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट के रिपेयर्स और मेंटेनेंस में कॉस्ट लगते हैं, मैकेनिक आया, रिपेयर किया और रिपेयर का एक चार्जेस फिक्स किया, ठीक है। अब देखिए
फिक्स्ड एसेट का तो मेंटेन तो हो गया, फिक्स्ड एसेट को परफेक्ट हो गया, फिट हो गया, बट मैकेनिक का जो चार्जेस है सपोज कंपनी पे नहीं करता है, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट। तो ऑन द स्पॉट अगर नहीं पे करता है और उसे कहता है कि फ्यूचर में हम तुम्हें दे देंगे, एक डेट मेंशन कर देता है, तो वहां पर ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी तो एक्सपेंसेस कैसे हैं ना, इन फ्यूचर में इन्हें पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ट्रांजेक्शन है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड का। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो होलसेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको पेमेंट एडवांस में देते हैं कि पैसे रखिए, प्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, फिनिश प्रोडक्ट आप सबसे पहले हमको बेचेंगे। तो इस तरह से कंपनी को एडवांस पेमेंट मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास से। तो ये जो अमाउंट कंपनी को आ रहा है, ठीक है, इसे हमें कहेंगे इनकम, एक इनकम रिसीव हो रहा है इन एडवांस, ठीक है। तो एक तरह का लायबिलिटी है, क्योंकि अब तक हम गुड्स सप्लाई नहीं किए हैं बट उसके पैसे हम ले चुके हैं, ठीक है, तो एक तरह का लायबिलिटी। सो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। देन आते हैं फिक्स्ड एसेट की ओर। यहाँ पे एसेट्स में फिक्स्ड एसेट एक हेडिंग है, सेकंड हेडिंग हमारा करंट एसेट है। देखेंगे फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंसेस है। फिक्स्ड एसेट आपका होता है गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मान लीजिए कि ब्रिटानिया कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी को अगर कोई दूसरा कंपनी अमलगमेशन करता है, मर्ज करता है या फिर उसे परचेस ही कर लेता है पूरे कंपनी को, तो सिर्फ कंपनी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उसे नहीं पे करना है, उसके रेपुटेशन का भी एक कॉस्ट होता है, गुडविल होता है, क्योंकि आप ब्रिटानिया का प्रोडक्ट कहीं भी ले जाए बिक जाएगा, ठीक है। मैं बार बार वीडियोस में ब्रिटानिया ब्रिटानिया बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ब्रिटानिया का कोई प्रमोशन चल रहा है, ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो ब्रिटानिया अपना अच्छा गुडविल बनाया है मार्केट में, अगर उसका प्रोडक्ट आप मार्केट में कहीं भी बेचें तो इजीली बिक जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रेपुटेशन। अदर प्रोडक्ट्स जो नई न्यूली मार्केट में लॉन्च किए हैं उनके लिए ढेर सारे आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, सेल्समैन को आपको कमीशन देना पड़ता है कि सेल्स को प्रमोट करे, क्योंकि गुड्स जो है न्यूली लॉन्च हुआ है मार्केट में। बट जो ऑलरेडी रेपुटेशन कर चुके हैं, ठीक है, जैसे कि है ना, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ब्रिटानिया हो, कॉलगेट हो या फिर अदर बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि अपने गुडविल बनाए, अपने रेपुटेशन बनाए फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो उन गुडविल का एक कॉस्ट होता है जिसे हम एसेट कहते हैं, ठीक है। जब ये बिजनेस सेल होता है, एक ऐसा अमाउंट है जो कि इनविजिबल है, इनटैंजिबल, ठीक है, इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते, तो गुडविल का डेफिनेशन है। तो गुडविल जब आप बिजनेस सेल करेंगे तभी गुडविल का अमाउंट आप रिसीव कर पाएंगे, अदरवाइज गुडविल आपका जो है बिजनेस में फील ही कर पाएंगे बट उस गुडविल को टच नहीं कर पाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ये फिक्स्ड एसेट है और ये टैंजिबल एसेट है, आप इसे टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट के अमाउंट जितने भी रहेंगे उसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग को हम बेच नहीं रहे हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो प्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहा है और उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, उन फिनिश प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, उसी लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर हम प्लांट एंड मशीनरी फिट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो भी हमारे फिक्स्ड एसेट है, उनका भी एंट्री यहाँ किया जाएगा। लूज टूल्स एंड स्टोर्स, लूज टूल्स का मतलब हो गया मशीन्स को रनिंग के दौरान में कई सारे मेंटेनेंस, जैसे कि कहीं नट ढीले हो गए, कहीं रिपेयरिंग है, ठीक है, उनमें ढेर सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, तो उन टूल्स को रखा जाता है मशीन को फिट करने के लिए। तो उन लूज टूल्स एंड ढेर सारे स्टोर्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे इन लूज टूल्स को रखा जाता है। तो वहाँ पे जितने अमाउंट के आपके लूज टूल्स रहेंगे स्टोर्स में रहेंगे, उनका अमाउंट यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग व्हीकल्स, आपका फर्नीचर है बिजनेस में, ठीक है, ये बिजनेस में फर्नीचर जो है फिक्स्ड एसेट है, आप फर्नीचर सेल नहीं कर रहे हैं। अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर आपका फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा, देन फर्नीचर आपका करंट एसेट में चलाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे फर्नीचर क्या है, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आया है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ करा रहा है,
तो वहाँ पे फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग व्हीकल्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे व्हीकल्स भी होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में जो कि बड़े बड़े मशीन सबको फिट करने के लिए उन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट। देन पेटेंट्स, डिज़ाइन एसेट्रा। पेटेंट्स डिज़ाइन वगैरह होता है जैसे कि आपके कंपनी के ब्रांड, आपके कॉपीराइट्स, मतलब आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता। ब्रिटानिया सिर्फ ब्रिटानिया ही है, ब्रिटानिया का आप कोई कंपनी नहीं खोल सकते, ठीक है, वहाँ पे कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है, पेटेंट राइट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो पेटेंट्स होता है, डिजाइन्स होता है ना, ये कंपनी क्या करता है, इसे रजिस्टर करवाता है, देन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कराता है। आप उसका कॉपी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं अभी वीडियो एक अपलोड किया हूँ, ठीक है, तो उस वीडियो को आप डाउनलोड करके फिर से आप उसे अपलोड नहीं कर सकते, देन आपके चैनल में कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या है? लाइव स्टॉक मतलब जैसे कि आपके बिजनेस में जीवित है ना एसेट्स हैं। जीवित एसेट्स का मतलब हो गया जैसे कि आपके बिजनेस में हॉर्स है, काव है, ठीक है ना, ये आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। आपका मिल्क फार्म है, ठीक है, तो मिल्क फार्म में काव है, बफेलो हैं, ठीक है, तो ये जीवित हैं, ये जिंदा है ना, इन्हें लाइव स्टॉक बोला जाता है। हम काव और बफेलो को सेल नहीं कर रहे हैं, हम उनसे मिल्क लेकर मार्केट में सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारा मिल्क कंपनी है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक का जितना कॉस्ट होगा उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे। देन आया इन्वेस्टमेंट। छोटे मोटे अमाउंट बिजनेस के रनिंग पीरियड में भी इन्वेस्ट होते रहते हैं, तो इन अमाउंट को भी हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं और उन्हें यहाँ पर एसेट साइड में मेंशन किया जाता है। करंट एसेट आ गया। करंट एसेट का मतलब ये एक ऐसे एसेट हैं जिनके अकाउंटिंग पीरियड जिनका लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट मोर देन 1 ईयर चलते रहते हैं, ठीक है, कई साल तक चलते रहते हैं बिजनेस में। बट करंट एसेट जो होते हैं वो हर साल बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके क्लोजिंग स्टॉक, कुछ प्रोडक्ट आपका बिक नहीं पाया, मान लिया आप ह्यूज क्वांटिटी में फिनिश प्रोडक्ट सेल किए हैं बट उसके कुछ प्रोडक्ट्स रह गए, बिक नहीं पाए एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इन 31 मार्च। तो वहाँ पे जो आपके फिनिश प्रोडक्ट रह गए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है देन नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इस साल नहीं बिका तो नेक्स्ट ईयर में बिकेगा, ठीक है। तो इसका जो है ना पीरियड होता है नॉट मोर देन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, 1 अकाउंटिंग ईयर। सो उसके बैलेंस को हम यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। देन आता है रॉ मटेरियल्स, आप कितना खरीदे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स में आपके जो भी अमाउंट लगते हैं वो करंट एसेट होते हैं क्योंकि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनता है, देन उसे हम मार्केट में सेल कर देते हैं। विद इन 1 ईयर रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होकर फिनिश प्रोडक्ट बनता है और फिनिश प्रोडक्ट सेल भी हो जाता है। सिमिलरली रॉ मटेरियल्स के साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस। द वर्ड वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो स्टोर में रहते हैं और कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं जो मशीन में अपलोड होकर रहते हैं, जो कि प्रोसेसिंग पीरियड में रहते हैं, जैसे कि फिनिश प्रोडक्ट को कंटिन्यू बना रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे ढेर सारे है ना रॉ मटेरियल्स को अपलोड कर दिए हैं मशीन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो मटेरियल्स अपलोड है मशीन के अंदर उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो कितना मटेरियल मशीन के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे। अदरवाइज जो रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल होते हैं उन्हें हमें स्टोर में रखा जाता है ताकि जैसे ही फिनिश प्रोडक्ट बन जाए फिर उन रॉ मटेरियल्स को स्टोर से निकालकर फिर से मशीन में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। देन फिनिश्ड गुड। अब फिनिश प्रोडक्ट आपका कितना रह गया, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद उसके अमाउंट्स कितने हैं तो उसे भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स है ना सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना, जो ये वर्ड कंसाइनमेंट दिया गया है, स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका मतलब ये हो गया कुछ प्रोडक्ट जैसे कि मान लीजिए आपका कंपनी न्यू है, न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट का एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप कुछ डीलर्स होलसेलर्स को कुछ प्रोडक्ट क्या करते हैं इन एडवांस आप उन्हें देखते हैं ताकि एडवर्टाइजमेंट के लिए देखते हैं कि इसके ऊपर फीडबैक क्या आता है। अगर होलसेलर डीलर्स कहेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड है अच्छा, तो देन आप प्रोडक्शन को फिर इंक्रीज कराएंगे। अगर जब मार्केट में जिस प्रोडक्ट का आपका सपोज डिमांड नहीं है, ठीक है, तो फिर आप प्रोडक्शन ही करना बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ प्रोडक्ट्स को है ना होलसेलर डीलर्स इनके पास भेजा जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
तो जितने अमाउंट के स्टॉक हम भेजे हैं उनका यहाँ पे मेंशन कर लिया जाएगा। सॉन्ड्री डेप्टर्स, ये सॉन्ड्री डेप्टर्स ऐसे हैं, ये आपको इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कुछ क्रेडिट परचेस कर लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज आपके फिनिश प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आज उनके पास पैसे नहीं है और क्रेडिट में लेना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट में उन्हें सेल करेंगे, तो वो हमारा जो है डेप्टर है, इन फ्यूचर वो हमें पे करेगा, ठीक है। तो एक एसेट है हमारा, तो ये हो गया सॉन्ड्री डेप्टर। बिल्स रिसीवेबल जस्ट बिल्स पेएबल की तरह है, जैसे बिल्स पेएबल एक एग्रीमेंट था कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में, उसी तरह एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल एक एग्रीमेंट की तरह है। बिल्स रिसीवेबल सिर्फ एक ही एग्रीमेंट होता है, इसके डुअल फेस होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप क्रेडिट में गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट्स में जो गुड्स आप दे रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, वहाँ पे आप बिल्स रिसीवेबल आपके लिए होगा। जो आपसे क्रेडिट में ले रहा है उसके लिए वो क्या होगा ना, बिल्स पेएबल, फ्यूचर में वो आपको पे करेगा, ठीक है। देन ये यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आप फ्यूचर में पेमेंट लेंगे, वहाँ पर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर में पेमेंट लेंगे, ठीक है। जो फ्यूचर में पेमेंट लेंगे तो वो बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। सेम एग्रीमेंट का डबल नाम रखा गया है डुअल साइड के लिए, ठीक है। देन आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे खर्च हैं जैसे कि आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही खर्च हो चुके हैं, ठीक है ना, इन एक्सपेंसेस को हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये हमारे एसेट की तरह है, तो इनका एंट्री एसेट साइड में होगा। इनकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, है ना, आपका इनकम हो गया है बट रिसीव अब तक नहीं हुआ है। मान लीजिए कि शेयर मार्केट से आप शेयर खरीदे हैं, आपका पर्सनल बिजनेस भी चल रहा है, शेयर मार्केट से कुछ शेयर खरीदे हैं और उस शेयर के ऊपर से कंपनी आपको डिविडेंड पेमेंट करेगा। मान लीजिए कि साल के एंड में डिविडेंड का अमाउंट हो चुका है, अब कंपनी पेमेंट करना है, बट वो कंपनी पेमेंट अब तक नहीं किया है। पेमेंट हो चुका है यानी हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, बट 1 ईयर में हमें पेमेंट मिल जाना चाहिए, बट कंपनी सपोज डिविडेंड अब तक नहीं पे किया है, तो इनकम तो हो चुका है बट नॉट येट रिसीव्ड, अब तक उसे रिसीव नहीं किया गया है, तो यानी एक तरह का एसेट है, फ्यूचर में हमें मिलेगा। देन आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, आप बैंक में कितने कैश रखे हैं ये भी आपके एसेट है। सिमिलरली कैश इन हैंड, आप अपने जेब में कितने पैसे रखे हैं बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो उसे कैश इन हैंड कहते हैं। ये दोनों हमारे एसेट्स हैं, बट एक करंट एसेट है। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस नॉट एन रिटन ऑफ, ठीक है, कुछ सारे लॉस हो चुके हैं या फिर खर्च हो चुके हैं जिन्हें है ना हम लिखे नहीं, ठीक है ना, नॉट रिटन ऑफ, ठीक है, तो उन्हें हम एसेट्स की तरह कंसीडर करेंगे और उनका एंट्री एसेट साइड में होगा। अब इसे टैली किया जाएगा बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड जो आप टैली करेंगे, अगर टैली अमाउंट आपका मैच करता है, ठीक है, तो जान जाइए कि आपका बैलेंस शीट जो है परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस शीट में बोथ साइड टैली नहीं करता है अमाउंट, तो आपका बैलेंस शीट में हो सकता है कहीं आपका रॉन्ग एंट्रीज हो गया है, या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं रॉन्ग एंट्री हुआ है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका कहीं रॉन्ग एंट्री हो गया है, ठीक है। सो फाइनली आप अपना मिस्टेक कहाँ पर पकड़ पाएंगे, बैलेंस शीट में, कि आप जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं ये अकाउंट्स सही है या गलत है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बैलेंस शीट का हेल्प लेते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम कवर कर लिए हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। इन तीनों के फॉर्मेट हम कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा हम वहाँ पे फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बिट बाय बिट, राइट। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और उन्हें घर बैठे वो अपना सिलेबस कवर कर पाएँ और ये उनके लिए हेल्पफुल हो पाए। हैव अ गुड डे।